Hello friends, welcome to Sukoshal Academy of Commerce. I am Kavita and today we will discuss about the factoring. तो जो ये फैक्टरिंग है ये किससे रिलेटेड है? ये एक फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें कि रिसीवेबल्स को फैक्टर्स को सेल आउट कर दिया जाता है और रिसीवेबल्स को सेल करके हम पैसे लेते हैं, तो वो फैक्टरिंग होती है। देखो, अगर हम क्रेडिट में सेल करेंगे तो वो हमें 2-3 मंथ बाद पेमेंट करेंगे, तो उसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए कि हमें 2-3 महीने बाद फिर जो वर्किंग कैपिटल है वो मिलेगी, इससे हमारी लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो ये फैक्टरिंग कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या है कि जो फर्म है वो अपने रिसीवेबल्स को फैक्टर को देती है और फिर फैक्टर जो रिसीवेबल्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं और वो पैसे एडवांस में ही दे देते हैं फर्म को। तो यानी कि फर्म के पास पैसे पहले से ही मिल जाते हैं और फिर जब ड्यू डेट होती है रिसीवेबल्स की तब उस ड्यू डेट पे फैक्टर जो है वो कलेक्ट करते हैं। हम सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। तो इससे हमें 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो क्या कि हमें जो लिक्विडिटी है उसकी प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरा हम क्रेडिट में सेल कर सकते हैं और अगर हम क्रेडिट में सेल करेंगे यानी कि फेवरेबल टर्म में अगर हम सेल करेंगे तो हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी और वर्किंग कैपिटल की हमें लिक्विडिटी की वर्किंग कैपिटल में उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फैक्टरिंग क्या होता है? फैक्टरिंग इज ए मीन ऑफ फंडिंग ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल अगेंस्ट असाइनमेंट इन फेवर ऑफ ए फैक्टर। फैक्टरिंग हेल्प्स टू जनरेट इंस्टेंट लिक्विडिटी एंड अलाउ बिजनेस कंटिन्यूटी विदाउट डिस्ट्रप्शन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज ए रिसीवेबल मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग सर्विस। क्योंकि रिसीवेबल मैनेजमेंट है, रिसीवेबल्स हमें बैड डेट्स की जो प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा मिल जाता है, जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम उससे भी, और फाइनेंस भी मिल जाता है। तो इट इज ए कंटिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ फंड्स अंडर विच ए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन टेक द बुक डेट्स एज हिज client and make immediate payment of 80 to 90% of receivable and collect them on due dates from the buyer। जो फैक्टर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि जैसे रिसीवेबल थे हमारे 1 लाख रुपीज़ के रिसीवेबल्स थे, तो उसका 80 या फिर 90% जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं फैक्टर की यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो वो यानी कि 80,000 या फिर 90,000 इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं फर्म को। तो फर्म को पैसा मिल जाता है और जब ड्यू डेट होती है 2 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद जब भी, तब उन रिसीवेबल से फैक्टर्स ही, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही उनसे पैसे कलेक्ट कर लेते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट अगर कुछ बचता है तो ये अपनी फीस वगैरह चार्ज करके उसमें से वो अमाउंट भी बाद में फर्म को दे देते हैं। तो इसकी प्रोसेस यही है कि देखो, फर्म है वो सबसे पहले क्या करेगी, क्रेडिट सेल करेगी कस्टमर्स को, फिर उसको पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे उनसे, तो उसके लिए वो क्या करेगी, एजेंट को अपॉइंट करेगी और ये एजेंट जो है वो क्या होगा, फैक्टर। ये फैक्टर कौन हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और फिर ये फैक्टर क्या करेगा, एडवांस दे देगा फर्म्स को और फिर जब ड्यू डेट होगी तब इन कस्टमर्स से, रिसीवेबल से पैसे जो है कलेक्ट करेगा और जो बची हुई पेमेंट है वो भी फिर फर्म को कर देगा। तो यही सिंपल सी प्रोसेस होती है फैक्टरिंग की। आई होप इस प्रोसेस से आपको फैक्टरिंग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और फर्म विच इज स्पेशलाइज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। इट मे बी बैंक और NBFC। जनरली दीज आर सब्सिडरी ऑफ बैंक्स लाइक SBI ग्लोबल फैक्टर, ये SBI की सब्सिडी है। जो कैनरा बैंक की सब्सिडी है वो है कैन बैंक फैक्टर लिमिटेड, और जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फैक्टरिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब फंक्शंस ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, रन द सेल्स लेजर फॉर क्लाइंट। ये जो फैक्टर है ये सिर्फ फाइनेंस ही प्रोवाइड नहीं करवाते हैं रिसीवेबल्स के अगेंस्ट, बल्कि ये बहुत सारी अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं फैक्टरिंग की सर्विसेज। क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है,
एक तो है कि जो सेल्स लेजर है क्लाइंट का, क्लाइंट कौन होगा, जो फर्म जो कि जिसने क्रेडिट में सेल किया है वो फर्म, उस फर्म की सेल्स लेजर को मेंटेन करते हैं डेली बेसिस पे, और फिर ये देखते हैं कि कितने डेट्स आ गए और फिर उन बैलेंसिंग करते हैं और उसकी जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेट्स कलेक्शन, प्रोवाइड कवर अगेंस्ट डेट डिफॉल्ट के अगेंस्ट भी कवर प्रोवाइड करवाते हैं। ये मेक्स अवेलेबल फंड्स अगेंस्ट डेट्स असाइन टू इट, प्रोविजन फॉर एडवाइजरी सर्विसेज और क्रेडिट एनालिसिस ऑफ द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है उसका क्रेडिट एनालिसिस भी करते हैं ताकि ये फर्म को ये उनकी क्रेडिट रेटिंग भी करते हैं ताकि फर्म ये डिसाइड कर सके कि किस कस्टमर को उन्हें क्रेडिट सेल करनी चाहिए या नहीं। ये जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे ये रिटेल कस्टमर्स की बात नहीं है, क्योंकि रिटेल कस्टमर्स तो इतना ज़्यादा लार्ज अमाउंट में करते भी नहीं कि हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाए फिर, लेकिन जो बिजनेस टू बिजनेस डील्स होती हैं उनमें फैक्टरिंग सर्विस है वो बहुत हेल्पफुल होती है। अब फैक्टरिंग में इतने सारे बेनिफिट्स भी हैं कि देखो हम बेनिफिट से डिस्कस करते हैं। पहले फैक्टरिंग में क्या क्या बेनिफिट्स हो गए, एक तो इमीडिएटली इंक्रीज कैश फ्लो, एक ये लेस कॉस्टली है। लेस कॉस्टली कैसे है, क्योंकि बैड डेट्स का भी लॉस नहीं हुआ हमें और इतनी सारी सर्विसेज भी मिल गई और इतना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि बैंक रेट होता है, तो इसलिए ये लेस कॉस्टली है। और प्रोफेशनल कलेक्शन सर्विसेज भी मिलती हैं, क्योंकि एक फर्म अगर डायरेक्ट अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने हो एक फर्म को, तो उसके कंपैरिजन फैक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं डेट कलेक्शन में, तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी मिल जाती हैं। नेक्स्ट इनवॉइस प्रोसेसिंग भी जल्दी हो जाता है फैक्टरिंग्स के थ्रू, और इंक्रीमेंट इन सेल्स ड्यू टू मोर फेवरेबल टर्म्स। अब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो रही नहीं, तो क्रेडिट में सेल भी कर सकते हैं और क्रेडिट में सेल करेंगे तो सेल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फास्टर पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस है तो फास्टर पेमेंट तो होगी ही इनवॉइसेस की। नेक्स्ट क्रेडिट स्क्रीनिंग ऑफ द कस्टमर, हमने डिस्कस भी किया था पहले कि फैक्टर जो है वो क्रेडिट स्क्रीनिंग भी करते हैं कस्टमर्स की, ताकि फर्म को ये डिसाइड करने में ईजी हो जाए कि कौन से कस्टमर्स को क्रेडिट में सेल करनी चाहिए और कौन से को नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोवाइड होल गैम्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये विद द फाइनेंशियल सर्विस। अब फैक्टरिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग कॉस्ट, अब ये नहीं है कि फैक्टरिंग सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट देता है, इसमें कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। वो कॉस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एडवांस रेट और इनवॉइस रेट। इनवॉइस रेट को हम सर्विस चार्ज भी बोलते हैं और एडवांस रेट को डिस्काउंट रेट भी। अब ये इनवॉइस रेट क्या है, फैक्टरिंग फीस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस, यानी कि जो एडवांस में पैसे दिए हैं उनकी कुछ फीस भी चार्ज करेगा अपनी जो सर्विस चार्ज है, ये जो भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए वो फैक्टर कुछ इनवॉइस रेट पे कुछ परसेंटेज ऑफ इनवॉइस प्राइस चार्ज करता है, जैसे 2% 3% इतना ही होता है जनरली। और एडवांस रेट या फिर डिस्काउंट रेट क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर एडवांस देंगे हम तो इंटरेस्ट तो लेंगे, तो ये इंटरेस्ट रेट और जो सर्विस चार्ज है वो दो कॉस्ट जो है वो चार्ज करता है फैक्टर फ्रॉम देयर क्लाइंट। अब देखो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्या है कि अगर एक्स लिमिटेड 48,000 की सेल की करती है एनुअली और कंपनी ऑफर 3 मंथ ऑफ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, बैड डेट्स जो लॉसेस थे बैड डेट्स के वो 2% ऑफ टोटल सेल्स होते थे, ठीक है, और कंपनी कलेक्ट द रिसीवेबल एट ए फी ऑफ 5% की फीस पे वो चार्ज करेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कलेक्शन कॉस्ट है एक्स लिमिटेड की वो 8,000 हो जाती अगर वो खुद ही कलेक्ट करती तो। द फैक्टर आल्सो एग्री टू एडवांस द कंपनी बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम एंड फैक्टर वुड रिमेन 25% ऑन डेटर बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग सच एडवांसेस। क्या है ये, इसमें ये है कि देखो कंपनी 48,000 की एनुअली सेल करते हैं और जो 3 मंथ की जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके बेस पे
अब अगर कंपनी खुद ही कलेक्ट करे रिसीवेबल से अमाउंट तो उसको दो लॉसेस होंगे, दो कॉस्ट होगी। एक तो क्या होगा, 2% बैड डेट्स होंगे, एवरेज बैड डेट्स हैं उनके ही, तो 2% तो उनके बैड डेट्स होंगे ही, और एक ये 8000 की उनको एडमिनिस्ट्रेटिव या कलेक्शन कॉस्ट भी होगी। तो ये दो कॉस्ट्स होंगी अगर वो खुद से कलेक्ट करती है, लेकिन वो अब फैक्टर की सर्विस ले रही है तो उसकी दो कॉस्ट बच जाएंगी। तो अब ये बेनिफिट हो जाएगा, एक तो 2% के बैड डेट्स का और एक 8000 के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का। और अब इनका तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन कुछ तो फैक्टर भी चार्ज करेगा। फैक्टर क्या चार्ज करेगा, हमने देखा था कि एक तो वो फीस चार्ज करता है अपनी सर्विस के लिए, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज करता है। इंटरेस्ट तो ये 15% पर एनम है और फीस जो है ये 5% ऑन द रिसीवेबल, यानी कि जो रिसीवेबल्स की अमाउंट है उसका 5%। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि वो 80 to 90% का एडवांस करता है, सिर्फ पूरी अमाउंट का नहीं करता। तो यानी कि वो ही है ये 75% का करेगा और 25% अपने पास रखेगी वो फैक्टर। और जब पेमेंट हो जाएगी, यानी कि वो कस्टमर से कलेक्ट कर लेगा पैसे, तब वो 25% की भी पेमेंट कर देगा। अब इसको कैसे सोल्व करना है ये देखते हैं हम। तो देखो, हमने फैक्टर की फीस कलेक्ट करनी है। हमने देखा था कि इनवॉइस के ऊपर होती है, इनवॉइस प्राइस यानी कि 48,000 की सेल होती थी क्रेडिट, उसके ऊपर 5% की फीस चार्ज करता है, तो 2,40,000 हो गई। इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर 15% था, तो वो 15% जो अमाउंट, ये 15% हमें किस अमाउंट का कलेक्ट करना है, ये 15% हमें कलेक्ट करना है जो 75% ऑफ 48,000, क्योंकि 25% तो हमें बाद में मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट तो हम उसी का के ऊपर पे करेंगे जो हमें एडवांस में मिला था। एडवांस में तो सिर्फ 75,000 ही मिला है, तो 75,000, लेकिन 75,000 हम 48 का नहीं लेंगे पूरे का, क्योंकि 3 मंथ के क्रेडिट बेसिस है, तो सिर्फ पूरी साल के ऊपर हम क्यों इंटरेस्ट देंगे, सिर्फ उस 3 मंथ के की जो सेल है उसी का इंटरेस्ट देंगे ना, तो एवरेज सेल का देंगे। तो यानी कि सबसे पहले हम एवरेज सेल कैलकुलेट करेंगे जो कि 12 लाख होगी। ठीक है, 3 मंथ्स की होगी तो क्वार्टर में डिवाइड होगी तो 12 लाख की होगी। तो उसका अब हम ये 75% निकालेंगे पहले, फिर उस 75% की जो अमाउंट होगी वो 9 लाख की होगी। 9 लाख के ऊपर फिर हम इंटरेस्ट लगाएंगे 15%, वो आएगा हमारा 1,35,000। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। और देखो, ये दोनों चार्जेस हो गए फैक्टर के, एक तो फीस चार्ज कर ली उसने, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो हमें कॉस्ट हो गया फैक्टर की इतनी। लेकिन इससे हमें बेनिफिट भी मिला है। क्या बेनिफिट मिला, एक तो बैड डेट्स का बेनिफिट मिल गया, 2% बैड डेट्स होनी थी, पूरी साल की होनी थी 2%, तो पूरी साल वाले जो सेल है उसमें से ही देख लेंगे हम 2% उसका, तो यानी कि 48 लाख का 2% 96,000 हो गया। और जो ये 8,000 ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव या कलेक्शन कॉस्ट होनी थी ये भी बच गई अब, तो इस 8,000 पर मंथ यानी कि 12 मंथ्स के लिए 96,000 ही हो गया ये भी। तो ये 96,000 और ये 96,000 ये दोनों तो बेनिफिट हो गए अब हमारे, जब हमने फैक्टरिंग की सर्विस ली है, और ये हमारी कॉस्ट होगी। तो हमारी जो एनुअल नेट कॉस्ट बच गई जो फैक्टरिंग की वो क्या है, 1,83,000। अब हम इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये नेट एनुअल कॉस्ट है ये डिवाइड बाय जो एवरेज डेटर्स हैं। एवरेज डेटर्स कैसे कैलकुलेट किए, जो 3 मंथ्स के क्रेडिट बेसिस पे थे तो 4 क्वार्टर्स में हो गए, तो इस हमने किया था ना 48,000 डिवाइड बाय 4 करके वो 12 लाख हो गए थे। अब इनटू, और उसका जो 12 लाख थे उनका 75% किया फिर, क्योंकि जितने मिले हैं नेट एडवांस आएगा यहाँ पे 1,83,000 सॉरी, नेट एनुअल कॉस्ट 1,83,000 डिवाइड बाय जो नेट एडवांस था 9 लाख का था एडवांस, क्योंकि एवरेज डेटर्स तो हमारे 12 लाख के थे, वो मैं बाय मिस्टेक बोल दिया था, एवरेज डेटर्स नहीं आएगा यहाँ पे, जो
आएगा हमारा नेट एडवांस 9 लाख इंटू 100, तो जो ये हमारी 20.33% है ये हमारी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग आ गई। अब इस इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग को हम कंपेयर करते हैं हमारे बैंक के इंटरेस्ट रेट से या फिर जो अदर फाइनेंसिंग सोर्सेज हैं उनके इंटरेस्ट रेट से, और फिर देखते हैं कि फैक्टरिंग बेनिफिशियल है हमारे लिए या फिर अदर सोर्सेज बेनिफिशियल है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।